वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लेकिन फिर भी मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ क्योंकि मेरा विश्वास रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय हिंदी वालों को नहीं बल्कि उन महापुरुषों को है जिनका जन्म या तो बंगाल में हुआ था या गुजरात में हुआ था या महाराष्ट्र में हुआ था या जो दक्षिण भारत में जन्मे। आज भी सुविधा की राह यही है कि हिंदी को हम उसी तरह से लाएं जिस तरह से अहिंदी भाषी भारतवर्ष के लोग उसको लाना चाहें। अहिंदी प्रांतों में हिंदी चलाने के मामले में मैं बराबर यही समझाता रहा हूँ कि हमारी नीति वही होनी चाहिए जो नीति अहिंदी भाषी भारतवासी अपने बहुमत से चलाना चाहें। और यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है। राजभाषा आयोग में हिंदी भाषी कई सदस्य थे, लेकिन उन सभी लोगों ने इस नीति का नियमपूर्वक पालन किया था। आयोग के पूरे इतिहास में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब अहिंदी भाषियों के बहुमत निर्णय से एक भी हिंदी भाषी सदस्य का मतभेद हुआ हो। यह बात दूसरी है कि वैमनस्य रखने वालों ने गलत बातें रिपोर्ट में लिख दी। इस रिपोर्ट की दूसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजी के प्रयोग पर यह कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है और न यह कहती है कि अखिल भारतीय नौकरियों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में से अंग्रेजी को तुरंत निकालकर उसकी जगह पर हिंदी का चलन कर दिया जाए। यह मसला जरा स्वभाव से ही उलझा हुआ है, इसलिए संसदीय समिति ने इसके निपटाने का जिम्मा सरकार पर डाल दिया है। फिर समिति ने यह भी कहा है कि 1965 के बाद हिंदी इस देश की प्रधान संघीय भाषा हो जाएगी और अंग्रेजी गौण होकर रहेगी। मेरा ख्याल है कि साधारणतः यह प्रबंध बहुत से अहिंदी भाषियों को पसंद आया है और इसलिए मैं भी उसे पसंद करता हूँ। लेकिन जिस तरह हमने अहिंदी भाषी जनता की कठिनाई को समझकर इस इंतजाम को कबूल कर लिया है, उसी तरह से उचित है कि अहिंदी भाषी जनता भी हिंदी वालों की कठिनाई को समझे और उसका कोई हल निकालने में देश की मदद करे। हमारी कठिनाई क्या है? हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हिंदी प्रांतों के विश्वविद्यालयों ने बहुत हद तक अपनी शिक्षा का माध्यम बदल लिया है। अब हमारे ग्रेजुएट प्रधानतः हिंदी के माध्यम से तैयार हो रहे हैं और जो बात हिंदी प्रांतों में हुई है वही बात गुजरात में भी हो गई है। वहाँ भी ज़्यादा ग्रेजुएट अब गुजराती के माध्यम से तैयार होते हैं और अभी एक मित्र ने बताया कि मद्रास विश्वविद्यालय ने भी तमिल का प्रयोग आरंभ कर दिया है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो बात मुझे दिखाई पड़ती है वह यह है कि अब हम लोग हवाई किले में बैठकर विचार करना छोड़ दें। विचार अब ठोस जमीन पर
उतर कर करें और वास्तविकता के बिल्कुल ही निकट हो जाएं। हमने अपनी सारी पंचवर्षीय योजनाओं से इतनी तो आशा कभी नहीं की थी कि वे हमारे सारे दुखों को दूर कर देंगी और हमारी सारी कमियों को मिटा देंगी। अभी हमारे एक आदरणीय सदस्य ने पूछा कि क्या देश की बेकारी की समस्या हल हो गई है, क्या गरीबी दूर हो गई है। ऐसे प्रश्न हमें अक्सर सुनने को मिला करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में शासन को दूसरी पार्टियों से इस दिशा में जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, बल्कि उनकी ओर से केवल टीका टिप्पणी और विरोध ही मिला। यह सब कुछ होते हुए भी जो हमने सफलता प्राप्त की है उसे किसी भी हालत में कम नहीं कहा जा सकता। अभी तो बहुत थोड़ा सा काम हुआ है। अभी तो हमारी भावी इमारत की नींव ही पड़ी है। वास्तविक निर्माण कार्य तो आने वाले भविष्य में शुरू होने वाला है। अगर इस काम में सारी पार्टियां सरकार के साथ मिलकर सहयोग और सद्भाव से काम करेंगी तो मैं समझता हूँ हमारा देश भविष्य में बहुत तरक्की करेगा और हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की मुख्य रूप से आवश्यकता है वह है शिक्षा। आज देश में निरक्षरता बहुत ज़्यादा हो गई है। हम देखते हैं कि जहां स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा उपलब्ध है वह बहुत महंगी भी है। विद्यार्थियों में जो अनुशासन होना चाहिए उसका भी अभाव है। यदि हमारे देश में शिक्षा की उन्नति नहीं होगी और विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी होगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों पर इन सब का क्या असर होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहाँ तक हो सके स्कूलों के साथ हॉस्टल हों और उनमें विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अध्ययन करें। आजकल यह नहीं हो रहा है। एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है और जो हॉस्टल में रहता है। मुझे बतला रहा था कि वहाँ तो लड़के पढ़ने नहीं देते। अगर हमारे हॉस्टलों में इस प्रकार की अनुशासनहीनता रही तो उनसे कोई भी ठीक लाभ उठा नहीं सकता। इसलिए देखना तो यह चाहिए कि हॉस्टलों में रहकर विद्यार्थी ठीक ढंग से विद्याभ्यास कर सकें और उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। आज हमारे देश में हजारों विद्यार्थी प्राविधिक और दूसरी उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। सरकार को इस बात का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पढ़ाई ठीक तरह से चलती रहे। दूसरी चीज़ जो इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि मामूली आदमियों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने लड़कों को प्राविधिक प्रशिक्षण दिला सकें, क्योंकि उनकी पढ़ाई पर होने वाला खर्चा उनकी हिम्मत से बाहर होता है। हमारा ध्येय देश में समाजवादी समाज की स्थापना है। स्टॉप।